आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट। इंडिया में हमारे पास एक ये नेशनल इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रॉपर्टी रचनात्मक भारत, अभिनव भारत, जैसे आप अभी इधर डॉक्यूमेंट देख रहे हो। नहीं, यहाँ फाइल में जाना है। अगर आप इसको खोले हुए हैं तो रिकॉर्डिंग। सर रमेश सर। सो ये रिकॉर्डिंग लगा चले जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। आप लोग इसको नेट पर सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। मैं आपको इसके ब्रीफ थोड़े से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉलिसी लगभग 2014-15 में बनाई गई थी और इसका काफ़ी महत्व है। हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो इसका विजन और मिशन क्या, क्यों बनाई गई थी। अभी मुझे ये नहीं मालूम क्योंकि मैंने आप लोगों का इस वर्कशॉप का डिटेल शेड्यूल नहीं देखा है। इनफैक्ट वो सनी रायकर जी हैं, यदि वो सेशन में हो तो एक तो उनका थैंक यू कि उन्होंने कल शाम को मुझे इस मेरे सेशन के बारे में रिमाइंड कराया। तो यदि आप लोगों का पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर कोई सेशन हो चुका हो या होने वाला होगा, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में और आप में से जो हिस्ट्री के इस वक्त टीचर्स होंगे वो भी जानते होंगे कि कुछ सभ्यताएं हैं जो बहुत पुरानी मानी जाती हैं। पर्टिकुलरली हम जिसको अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, उसी तरीके से मिस्र की सभ्यता है। तो ये कुछ बहुत पुरानी वो है जहाँ पर एक वक्त में पर्टिकुलरली यदि हम इंडिया के बारे में भी बात करें कि नॉलेज में हमारा कोई मुकाबला नहीं था। दुनिया भर के लोग इधर उधर से आकर हमारे देश में आकर ज्ञान प्राप्त करके वापस जाते थे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यदि इंडिया ने संसार को ना दी होती तो सिचुएशन ही अलग होती। उनमें से एक है शून्य, जीरो। मीन्स जो रोमन मैथमेटिक्स है और जो यूरोपियन मैथमेटिक्स है, वो उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं था और कैलकुलेशंस अलग तरीके से होती थी। और पर्टिकुलरली स्पेस साइंस के बारे में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ से चीज़ क्या होती है कि शायद आप लोगों ने जो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहे होंगे और या फिर टीचिंग प्रोफेसर में आने से पहले आप में से जिसने भी आईएएस, आईपीएस वगैरह, यूपीएससी के कंपटीशंस वगैरह में अपना भाग्य आजमाया होगा, तो जनरल नॉलेज के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वेस्टर्न कंपनीज ने दूसरी कंपनीज ने हमारे अपने ही नॉलेज को, हमारे प्रोडक्ट्स को भी पेटेंट और रजिस्टर कराने की कोशिश की थी। हल्दी हो गई, नीम हो गया और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर और इंक्लूडिंग मैं जैसे अभी नवाबत जी ने मेरा सीवी पढ़ा, मैं इग्नू में रीजनल डायरेक्टर रहा हुआ हूँ। तो मैं जब करनाल में हरियाणा में था तो वहाँ पर एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हम्म। और उनका चावल, गेहूं, इनके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च चलता रहता है, अलग अलग वैरायटीज बनाने का। तो मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, कुछ वो भी बता रहे थे कि इवन कुछ कंपनियों ने तो जो गेहूं की वैरायटी है उसको भी पेटेंट कराने की कोशिश की थी। तो डब्ल्यूटीओ और ये काफ़ी सारी गैट और ये जो चीज़ें हैं, ये अपना अपना अपने तरीके से चलता रहता है इनका कुछ ना कुछ काम। ये तो अच्छा है कि गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव अप्रोच होने की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। बट वो बड़ा सीरियस इशू था। यदि कुछ ऐसे होता तो आज की डेट में वो जिसको मीन्स हमारा वो आयुर्वेद और इतने सारी वो जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे ही अपनी ही नॉलेज को यूज करने के लिए हमें पैसा देना पड़ता। तो इसका विजन तो यही है कि भारत को एक ऐसा देश बनाया जाए जहां पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन प्रमोट होती है और हमारा जो नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको प्रिजर्व भी करना है और एडवांस भी करना है वेरियस फील्ड्स में। साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज है, बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज है,
और ट्रेडिशनल नॉलेज का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम 29 स्टेट हैं, हर स्टेट के अंदर अपना एक अलग ही हर चीज को लेकर कितनी वैरायटी है। तो उन सब चीजों को लेकर ताकि हम अपने इस नॉलेज को एक नॉलेज शेयर्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकें, ये इस पॉलिसी का वो बनता है। और इसके मिशन इसी वजह से इसीलिए हैं कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक ऐसा वाइब्रेंट और बैलेंस सिस्टम डेवलप हो सके हमारे देश में। अभी आगे ऑब्जेक्टिव्स में आएगा जब बताऊंगा कि कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं। दूसरा ये है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। और आप भी जानते होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काफ़ी जोर है आजकल, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। इवन कई तो उनमें से हम उनको क्या बोलते हैं, जिनका 1 बिलियन हो जाता है, यूनिकॉर्न। देर आर सम ऑफ द स्टार्टअप्स विच हैव इवन गॉन टू द स्टेटस ऑफ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न उनको बोलते हैं, वैसे तो यूनिकॉर्न वो माइथोलॉजिकल घोड़े का भी नाम है, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। यस सर, यस सर। थोड़ा ज्यादा सा बताओ उसके बारे में। व्हाइट कलर का है, वो व्हाइट कलर का होता है। यस, और माइथोलॉजिकल माना जाता है उसको कि उसके अंदर उड़ने की भी शक्ति है और कुछ उड़ने की शक्ति है। चमत्कारी वगैरह। तो ये यूनिकॉर्न से भी स्टार्टअप्स को लिया और जाता सी है। हॉर्स, सी में भी देखा गया है सर। वो सी हॉर्स जो होता है, ऐसे बोलते हैं कि व्हाइट हॉर्स जो होता है वो सी के अंदर भी है। Yes. रमेश सर, हाँ दिस जी, इज रमेश सर। समुद्री घोड़ा। सर रमेश सर, हाँ बोलिए। this is Venkana from Central West of Kerala. Could you explain in English? How are you, sir? I'm fine, thank you so much. Okay. Actually, the unicorn is it is considered as a mythological creature, which is as a modified version of normal horses. But this one is considered as having a horn on its forehead and white in color with capabilities of flying. So from there, the point has been taken is that once you have a good idea, say for example, you see so many kind of businesses going on, and some idea clicks to you. For example, car, you want to see that there is a uh, uh, scarcity of something like car washing, and you want to offer that services. So you have this idea, then you start it up as your own venture, either as individual or with some of the friends in the group somewhere. And for that, you generate certain money through resources, crowdfunding, and other things, so that your business can grow up. So once the business reaches up to say like $1 billion or something, then it is considered as now to the status of unicorn, and then the company started. And then once you are established, stable, and then you convert it into a full-fledged company or incorporation or something. Those are the business kind of things. But this entrepreneurship, many people and some of the entrepreneurs of India, they are very, very popular. Like, I think if I remember it correctly, some of you from if the teacher is here from business administration, they can correct me. When e-commerce started in India, initially we didn't have faith into it in advance payment. So we used to place the order, but we will pay. It is called as POD, payment on delivery, that you bring your thing and then we will pay it to you. And there were some cases as well where the people placed the order, but the things they didn't come, or if it came, it was something else and something like that. But then this means cash on delivery or something, those kind of things. But through Flipkart, which is Indian initiative, and there are then some other initiatives also. Nowadays, I think now we are 52 in this session, and most of you, I can presume that, will be using online transactions, e-commerce, order placing, etc.
And perhaps nowadays it is the stage that you don't have any suspicion in your mind while placing the order, even if it is to pay it in advance for that, because you believe that the things will come, or even if there is some problem with that product, even then the replacement is there. You just send the message to the company, and without asking questions, it is replaced as well. So that way it has strengthened into the system. And these things, they have led to a development of economic conditions into the country, along with its social impact and cultural impact as well. And another focus is for this one is very important, is that how we can enhance the access to healthcare, food security, environmental protection, among all those kind of things, intellectual property. For that, we need to know, in simple terms, what is intellectual property. Suppose like Dr. Venkana is here, and he has written an article on, say, like cloud computing. My background is in IT. I may take more examples from that field, or from the sciences field. Now, intellectual property is that if he has this idea, he starts it, he needs to be compensated suitably. So, no, so he starts his business. But if someone else steals his idea and starts doing the business there, so his business revenue doesn't come to him, goes elsewhere. So that harms the business interest. So intellectual property says that whatever you are the owner of that, unless you are offering it free of cost as a social gesture to others, but if it is it is a means for your own business, your own livelihood, then it needs to be protected. So that is the thing. There are various objectives of this policy. One is this: to spread the awareness, to make the people aware about the economic impact, social impact, cultural impact of IPR, intellectual property rights. Rights means you are the owner of that. Property means you own it. Intellectual means you thought about it, you did something, you planned something. Then technically, and nowadays it's quite interesting. I don't know whether it come in my future slides or not, but let me tell you an interesting thing. If you have written a book, mostly means, then you get it published through some publisher or self-publication as well. Nowadays, Amazon allows you to self-publish your book, Kindle version, and there are then other versions as well. But then that book goes with journal goes with ISSN, books go with ISBN and other things. But the issue is here that someone becomes the owner of that content. So that is your intellectual property. And it happens with all kind of things wherever you think. Now, the people, they need to be made aware to respect about the intellectual property of someone else. And only then we can establish the value of transforming knowledge into an IP asset. Most of the times we lack in this field. We know many things, and since time immemorial, you see in the Indian culture, there are so many things. And particularly it is believed that every home has a doctor in it. मीन्स आपको यदि जुकाम हो जाए और आप किसी के घर गए, इमीडिएटली आपको सलाह मिलनी शुरू हो जाती है. कोई आपके घर आ गया, उसने पूछा क्या हाल है, आपको नहीं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे आपको कि ये खा लो, ये ले लो, वो कर लो. एवरीबडी इज डॉक्टर. So that way, there are some genuine suggestions as well. No harm in having or listening to or giving those advices. But point here is that, are you able to transform your knowledge into an IP asset or not? Most of the time, it is missed. You keep on writing, you keep on doing research, you create a new knowledge, you generate certain new ideas. How many of us are able to or did work to get it converted
as an IP asset. China is the number one country in the world with the maximum number of patents. It is not due to the fact that it is the largest populated country in the world. Now India is the largest populated country in the world. So that way, but they are the thing is that the awareness, the people they work on that front. So this is number one. Then, as we say that, we have so many around more than 1,200 universities, then around 70,000 colleges and so many other kind of institutions which pertain to law, medical, technological, then schools are there. So many of the institutions, whether they are academic institutions or R&D institutions. So it means that a large knowledge base is available with us. How we can tap them, how we can make everyone working there in research and development institutions or enterprises or businesses or universities or technical institutions to generate IPR. Even we have wonderful teachers. They teach us so many things. You are wonderful teachers. You teach the students. And I have this a firm belief that many of your students, they must have been an example of a successful student in their own life, whom you have taught by giving them appropriate knowledge. There is a need to convert that into IPR, to generate IPR. But then, if you start working on IPRs, आप में से किसी ने मर्फी लॉज के बारे में सुना है? There are various. Pardon, sir? There has been a person, certain laws. We call them popularly as the Murphy laws, MURPHY, Murphy laws. He gave certain laws in the field of technology and some other things. Sir, no idea regarding this. One of his famous Murphy law is that if anything can go wrong, it will go wrong. So, Okay. from your own experiences, maybe if you can remember some instance why the things go wrong, because it can go wrong, it will go wrong. It is only the matter of time when it can go wrong, but that is there. So if you start working on IPR, there may be sometimes the things, if they go in another direction, then to protect that, we need certain legal and legislative frameworks, because these IPR laws, they act as a very powerful balance between the interest of the rightful owner of that property and then the interest of the public at large. I'll show you some of the examples where the interest of the public at large comes into place. किसी ऐसी चीज का जिसको ज्यादातर पॉपुलेशन को मैसिव स्केल के ऊपर यूज होना हो, तो वहां पर क्या किया जा सकता है? इंडिया में हम इसको हमारे पास एजेंसी है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. It provides a framework for the protection as well as promotion of intellectual property rights. Then this is very important because many of us, we are not aware of the management and administrative assistance related to IPR. You have an idea, but you do not know whom to approach, how to get it converted. And that's why sometimes we do not. But other people, you publish your research paper, from your research paper, other people, they get the idea and then they get certain patent, and then they start their business.
You were the, like here we have Dr. Dilip Kumar Sharma. He wrote a wonderful article, and then somebody read the article, and from there got the idea from there and started their own business. And Dr. Dilip is not aware that his idea is giving benefit to someone else Yes, sir. and all things. It happens, and it has happened for a very, very long time. We need certain services related to how to submit, what are the timelines, how to dispose, where to approach for our IPR applications, those things, administration, management of our applications. Then another aspect is why do we do that? With the purpose of reaching it, taking it to a commercialization level. If you created a product, but only you are using it, that's for your personal use. But then if you want to have certain source of income for that, then definitely you need to make a commercial use of that. You need to take it to the market. And when it goes to the market, then things change. Therefore, we need certain platforms where the creator and the user, both their interests are protected. For that, in India, we have certain bodies like Biotechnology Industry Research Assistance Council, BIRAC. Then we have NRDC, National Research Development Corporation, and TIFAC, Technology Information Forecasting and Assessment Council. They have various policies, various measures, which help us in providing a common platform to the creators, to the innovators, and to the potential users, informing about how the commercialization can be, they can proceed with that. Now, as I said to you that if anything can go wrong, it will go wrong. Therefore, we need, in case something has gone wrong, suppose someone had stolen the idea of Dr. Shweta, then she need to know that whom to approach now. For that, we need certain mechanisms for enforcement and adjudication. The first thing is that we need the general public to sensitize them about the value of an invention or an intellectual property. But if sometimes, I think nowadays, if you can make a Google search on Bisleri water bottle and put a keyword of fake Bisleri water bottle, you will find so many examples. Means nowadays what they do, that they have a small bottle with a green label, and without reading it, it will look like that it is Bisleri water bottle. Because Bilseri. क्या दिलीप जी? बिलसेरी बिलूसेरी वही वाला, बिलासेरी बिल्कुल बिल्कुल और सेम ग्राफिक्स सेम ग्राफिक्स, वो बॉटल का स्ट्रक्चर और ब्लेरी कलर, ब्लूबेरी बिलीबेरी ब्लेरी, हाँ, हर जगह पूरे इंडिया में लोकलाइज्ड कई सारे है सर। बहुत प्रोडक्ट हैं। अभी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। एक वो जो कौन सी क्रीम लगाते हैं, बोरोलिन, क्या होती है वो, बर्नॉल या बोरोलिन, बर्नॉल, नहीं बर्नॉल तो सर ये तो बोरोलिन बोरोलिन ही होती है, बोरो एंटीसेप्टिक जो होती है ना। यस दैट वन। सो उसके कई बार दिल्ली के अंदर मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट ने और ईडी ने छापे मारकर नकली प्रोडक्ट को बहुत बार कॉन्फिस्केट किया है ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी। द पीपल दे वांट टू जस्ट गेन राइड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। और यही आपने वो बिलसेरी, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, एक्चुअली मैंने वो कहीं फोटोग्राफ देखा था, मुझे मालूम नहीं, मैंने उसको अपनी पीपीटी में कहीं डाल रखा है। हाँ सर,
कहीं से पानी की बोतल लेते हैं तो पढ़ना पड़ता है अब उसको कि है क्या है। पहले बिना पढ़े काम चल जाता था। दूसरा एग्जाम्पल आजकल तो नहीं होता, क्योंकि अब लोग आजकल या तो अपनी हम गाड़ियों में ज्यादा चलते हैं, या जो मेट्रोज आ गए उनके अंदर मेट्रो वगैरह है। बट मुझे याद है आज से 20, 25, 30 साल पहले, जब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने नहीं होते थे और एक शहर से दूसरी जगह में आपको बस में जाना होता था, तो जैसे ही बस चलती थी एक व्यक्ति बस के अंदर चढ़ेगा और झोले में से आइटम निकाल के कहेगा बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कोलगेट है, और हम आपको, क्योंकि कंपनी ने नया प्रोडक्ट शुरू किया है, तो हम आपको 10 रुपए में 3 दे रहे हैं, वगैरह वगैरह करके। और उन दिनों में कोलगेट नकली बहुत बिकती थी, AI से और उसमें बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आप एक एक लेटर चेंज कर दीजिए, COLGATE की बजाय COLFATE, बाकी सारा कलर सेम है, रेड वाइट कॉम्बिनेशन बनाकर, और धड़ल्ले से, क्योंकि ध्यान नहीं देते थे लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट को लॉस पहुंचता है, तो उसके लिए एनफोर्समेंट स्लाइड पे कैसा वो लिखा है, लगाना पड़ता है, ताकि तो क्रिएटर्स और इनोवेटर्स की IP को प्रोटेक्ट किया जा सके, और किस तरीके से उनके जो राइट हैं हम उनको एनफोर्स कर सकें। नहीं तो बिजनेस बैठ जाएगा। आप एक चीज बनाते हो, मान लीजिए आपने एक नई किस्म की वॉशिंग मशीन बनाई जिसके अंदर हवा से उसका पंखा चलता रहे, बिजली की जरूरत ही नहीं है, तो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। सो दैट वे मीन्स these things they happen with that. Ultimately, we come to the objective, to me, which is very, very important: human capital development. अभी शायद आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग क्लाइमेट को लेकर परेशान हैं, सभी परेशान हैं। आजकल ये जो अभी बारिश चल रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ये भी बताते हैं कि वो, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं रहा, बट इट इज ड्यू टू सम टाइफून which has reached Delhi and some other north part of India. That's why it is without any gap. It is constantly raining there. So therefore, and the polar ice is melting. अब या तो मीन्स, अभी देखिए आप, इस साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया। और आप में से जो बायोलॉजी के टीचर्स होंगे, उन्होंने उनको एक चीज जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। और आप में से जो साइंस के, पर्टिकुलरली बायोलॉजी के टीचर होंगे, वो ये जानते होंगे कि वो जो प्रोटोप्लाज्म, इन आवर ह्यूमन सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एट 52 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सोल स्टेट टू जेल स्टेट। सॉल्यूशन से वो जेल बन जाता है। The protoplasm can die. That living body organism, it can die at 52 डिग्री सेल्सियस। ठंड जब पड़ती है तो इतना नीचे टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी आ रही है तो ऊपर जा रहा है। दिस इज ए रियल हैपनिंग। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, UGC ने एक कोर्स बनाया एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर, एज ए नॉन क्रेडिट कोर्स, कंपल्सरी फॉर एवरीवन, so that we can spread awareness about climate impact, climate change, like that. उसी तरीके से मैं ये मानता हूँ, ये जो 7th ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए, क्या आप अब तो PhD भी कर चुके होंगे, क्योंकि आप टीचर लोग हैं, तो मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट किया है आप सभी ने। आपको आपकी पूरी एजुकेशन जर्नी में, लर्निंग जर्नी में, किसी स्टेज के ऊपर क्या आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट वगैरह के बारे में पढ़ाया गया? यहाँ ये शेयर लिखा है। यस सर। यस सर, यस सर। पढ़ा है। यस सर, पढ़ाया सर। टॉपिक हुआ करता था, और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ाया तो है। यस सर, आया है सर। मोस्टली ज्यादातर आजकल ये जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, बोर्ड पे जाइए। वहाँ पर एज ए कोर्स है। बट जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उसके अंदर, मीन्स जब आप आर्टिकल लिखते हो, रिसर्च करते हो, और प्लेजरिज्म की बात आती है, तब जहाँ पर वो ये नॉलेज शेयर होता है। बट टू डेवलप दैट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, हाउ टू डेवलप द IPR एक्सपर्टीज, we need to do lot on developing human capital, and it is better that it starts from the school stage. तभी उसके बारे में एक रेस्पेक्ट जनरेट होगी। जैसे एनवायरनमेंट के बारे में स्कूल स्टेज से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसी तरीके से इसके बारे में भी किस तरीके से, कैसी पॉलिसीज हैं, कौन सी लॉज हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज डेवलप की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, वो बहुत जरूरी है। With this background,
let us see what kind of various intellectual property things they are available to us. They exist in various forms, as you can see here on the screen. It is available in the form of patents, copyrights, trademarks, industrial design, software programs, or business models like that. So what is a patent? आप में से है किसी के पास पेटेंट? हाँ देख लीजिए अगर Yes, No, sir. sir. नहीं सर, साइड आपको अच्छी लगती है, आप जो जो चाहते हैं If यदि नहीं किसी सर। के पास है तो they can raise hand and they can share. We will clap for you if someone has. आते हैं जो Okay, so what is a patent? Patent is an exclusive right ये granted for a particular invention, which can be either a product or a process. ये सिस्टम और वो प्रोडक्ट या प्रोसेस किस चीज के लिए होगी? either as a new way of execution something or to bring a technological new solution to an existing problem. That is patent. ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये मेरा पेटेंट है. Our group, I'm visiting professor in a university in Brazil. So that is the State University of Bahia. Bahia is the second largest state of Brazil after São Paulo. And here we worked on a virtual museum. जो ऊपर आपको प्रोसेसिंग नंबर दिख रहा होगा BR512018, उसके नीचे लाइन है और उसके नीचे जो टिटुलो लिखा है, दैट इज इन पोर्चुगीज टाइटल, दैट इज वर्चुअल म्यूजियम थिएटर ऑफ सैन पालो. देयर Sao Jao da Bahia, the museum in that. Because what we did here, ये एक म्यूजियम था लकड़ी का बना हुआ जो 200 साल पहले आग में भस्म हो गया. तो आज की डेट में कोई म्यूजियम नहीं है. 200 साल पहले जल गया. उससे पहले वो बना था और भी 300-400 साल पहले, जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज होती थी. लकड़ी का था पूरा, वुडन. इट वाज ए थिएटर. सो वी क्रिएटेड ए virtual museum, virtual theater of that. So now you can visit it virtually and you can see the performances. It is something like that you are visiting it, and the government granted us that patent. तो पेटेंट आपको किस चीज पर मिल सकता है? कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो या कोई प्रोसेस कर रहे हो और वो चीज या तो बिल्कुल नई चीज बना दिया आपने कोई, और या फिर कोई एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को किसी नए तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है. नहीं उतना ही. ये एक एप्लीकेशन सैंपल एग्जांपल है. लिंक्डइन पर एक दोस्त हैं, उनका मैंने लिया था ये. आपका मिनिस्ट्री इसको अप्लाई आपको करना होता है. ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, which is under Department of Industrial Policy and Promotion as a part of the Ministry of Commerce and Industry. सर इसके लिए हम खुद ही अप्लाई कर सकते हैं Yes. या हमें किसी पर्टिकुलर एजेंसी या कैसे होता है? Okay, good question. दोनों तरीके हैं आपके पास. यदि आप अपने आप अप्लाई कर रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी को कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ रही उसके लिए. ठीक है, लेकिन या तो आपके पास टाइम नहीं है या उतना नॉलेज नहीं है आपको कि कैसे प्रोसेस करना है. वही जो पिछले ऑब्जेक्टिव्स में मैं जो बता रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ दैट नॉलेज. In that case, then you can approach someone. Like I have a good friend here in Noida, in New Delhi, near New Delhi. She is an expert and she deals with not only the national patents but international patents as well. So we, in that case, the people, they can take the help of some agency who specializes in processing the patents and these things. Then patent can be in your name as an individual. You can, as a single inventor, you can get apply for it, or it can be a group. Like here you see there are these 10 people जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉमर्स एप्लीकेशंस में कैसे रोल रहेगा उसको पेटेंट के लिए एप्लीकेशन अपनी सबमिट की. Just to give you an idea that you can apply for anything where you have thought of some innovative idea, even that you can apply for patent it. अब ये है वो जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि इन्वेंटर का इंटरेस्ट और मास पब्लिक का इंटरेस्ट. आप में से कितनों को मालूम था कि ये जो सीट बेल्ट आप लगाते हो ये किसने बनाई थी?
ये आपको लगता है कि मारुति की कार है तो मारुति ने बनाई थी? नहीं पता सर। नहीं पता था। This seat belt, 3-pin seat belt was invented by Volvo company in Volvo. 1959. और जब इनको ये लगा कि ये तो लाइफ सेविंग डिवाइस है, दे रिलीज द पेटेंट फॉर एनीवन। उनको जरूरत नहीं थी, वो उसका पेटेंट रखते तो आज की डेट में जितनी भी कार कंपनियां हैं जिनको भी सीट बेल्ट लगानी है, और यदि आप नितिन गडकरी जी की सुने तो उन्होंने तो जो पीछे की सीट पर बैठते हैं उनके लिए भी कंपलसरी कर रहे हैं। आप नहीं पहनोगे तो पुलिस वाला यस सर। रोक लेगा आपको, आप चालान बने। 1,000 रुपए का चालान कटवा लो। दैट इज द हेयर एज ए लाइफ सेविंग टूल। तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट करने की बजाय लेट अस गिव इट टू द सोसाइटी, एंड रियली it is, there are many like there was one very senior I think BJP leader, he was returning from Rajasthan to New Delhi long back many years ago, and it is believed that his vehicle was very high speed and met an accident, he died there. It was believed that कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी उसने। आई थिंक राजेश पायलट क्या? उनको थोड़ा सा करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जस्ट नाम ही नहीं चाह रहा था, बट दैट वाज द केस। सो एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, हेलमेट को लेकर और सीट बेल्ट को लेकर पाया गया कि होता तो शायद जान बच जाती। बट पॉइंट हियर इज दैट सी द वैल्यू ऑफ दैट व्हेन यू इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर ओन प्रॉफिट you do something for a bigger cause. आजकल मंकी पॉक्स की मेडिसिन का अप्रूवल आप सुन रहे होंगे, अखबारों में न्यूज में आ गया, जो कि लेटेस्ट पेंडेमिक डिक्लेयर के तौर पर है, और इंडिया के अंदर भी शायद 1 या 2 मरीज केस हैं उसके, बट इट्स अनदर। ये जो है ये कोरोना वाले टाइम का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो टेड्रोस, इन्होंने इनका ये जो कोने में साइड में ट्वीट लिखा, आप ये पढ़ सकते होगे, दिस इज ए मोन्यूमेंटल मूवमेंट इन द फाइट अगेंस्ट कोविड, द कमिटमेंट बाय पोर्टस मींस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन, जिन्होंने आईपी प्रोटेक्शन जो उनकी वैक्सीन थी उसको वेव कर दिया था। दरअसल उसके पास जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहां पर वो नो हाउ नहीं था वैक्सीन बनाने के लिए, और ये तो ग्लोबल पेंडेमिक था, हर कंट्री में से लोग जो है वो इसका शिकार बन रहे थे, लेकिन हर कोई कंट्री मेडिसिन नहीं बना सकता था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसके पेटेंट को रिलीज कर दीजिए, एंड दैट डिड टू प्रोटेक्ट द लाइव्स। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन दे लिफ्टेड द वैक्सीन पेटेंट प्रोटेक्शन एंड टू एंड दिस डेडली पेंडेमिक, बिगर कॉज। अब आप ये देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कभी भी, एंड दे आर द बिगेस्ट अर्नर्स, ये जो दवाइयाँ वगैरह वो आपने देखा होगा कि वो चलती हैं, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत बार आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा, ये जो स्टेंट लगाया जाता है ये इतना महंगा नहीं होता जितना ये मार्केट में मिलता है, या हॉस्पिटल्स उसको सेल करते हैं। और यदि मुझे करेक्टली याद आ रहा हो तो हमारे भारत के द मोस्ट बिलव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको अजात शत्रु बोला जाता है, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी एक स्टेंट को इन्वेंट किया था जो बड़ा सस्ता था कि आप वो कीजिए। बट अब जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वहाँ पर वो अलग से मीन्स वो चलता है। तो किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए पेटेंट रिलीज किया जाता है। देखिए भाई साहब हैं, मेरे ख्याल में आप सभी इनको जानते होंगे, आजकल शायद इन्हीं के पास टाइटल एलन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का, और ये न्यूज में भी रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर, चाहे वो सीधी हो या उल्टी हो, कुछ ना कुछ इनका, जब से इन्होंने वो ट्विटर खरीद लिया कुछ ना कुछ डालते रहते हैं वहां पे। एनीवे वो उन चीजों को छोड़ दो, इन्होंने भी एक बड़ा अच्छा काम किया है। और आप टाइटल देख रहे हो, ही डजंट केयर अबाउट पेटेंट शुड यू। इन्होंने क्या किया था, अगेन लेट अस कम बैक टू ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला व्हीकल्स, दे स्टार्टेड विद दैट, एंड देन he released the patents of his electric vehicles,
openly that if you want to make your electrical vehicle, here are the designs. If you want to make, you can make your own. और आप जानते होंगे इंडिया के अंदर भी ईवी को लेके गवर्नमेंट काफी प्रमोशंस दिए हैं उन्होंने. Although the electric vehicles, the cars, they are quite expensive at present, but it depends on its usage. और टू व्हीलर सेगमेंट में भी आप जानते होंगे उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी के ऊपर कर रखा कि आपको हेलमेट की जरूरत नहीं है, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट परचेज इट एंड स्टार्ट. वो साइकिल की तरह है, बैटरी वाली जो होती है. उसके अंदर ना उसकी जो हॉर्स पावर होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है एक सर्टेन स्टेज के ऊपर कितने सीसी का है वो, उससे ऊपर फिर आपको उसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है. नीचे है तो आप जस्ट परचेज कीजिए और चलाइए उसको, आपका वो चालान भी नहीं कटेगा. दोस्तों सो ये था इनका एलन मस्क के इनके वो चीज. दूसरा आ जाता है फिर कॉपीराइट, जो हम जितने भी अभी 53 हैं यहाँ पर मोस्टली हम इस चीज पे डीलिंग पे आते हैं. ये जैसे आपको ये दिख रहा होगा सामने जो फोटो है, दिस इज माय बुक which I wrote when I was teaching in Malaysia, innovative applications of online pedagogy. So the IGI Global, the publisher, they are the copyright holder of it. Now copyright का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो या तो मुझे एज ऑथर या IGI Global एज ए पब्लिशर को मिलेगा. किस चीज के लिए मिलेगा? लिटरेरी वर्क, आर्किटेक्चरल, ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह वगैरह के लिए वो फिर वहां पर कॉपीराइट होता है. इसका धड़ल्ले से बहुत मिसयूज होता है. ये आपने देखा होगा शादी ब्याह फंक्शन चल रहा है, बर्थडे पार्टी चल रही है तो उसके अंदर लोग बड़ा से गाना बजाते हैं जो टेक्निकली आप नहीं बजा सकते. ऐसे आप लोगों को एक लाइसेंस फी देनी होती है, वो जिसने म्यूजिक बनाया उसको जानना चाहिए. इसीलिए दूरदर्शन पर जो गाने बजते हैं, FM रेडियोस वगैरह पर गाने बजते हैं, वो लोग एक लंपसम फी पे करते हैं पहले तभी, अदरवाइज इट कैन गो इनटू द लिटिगेशन. दोस थिंग्स, कॉपीराइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट ये बड़ा अजीब वर्ड है, इतना अजीब वर्ड है कि खासकर मिसयूज कैसे होता है पर्टिकुलरली म्यूजिक के अंदर. और ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, आप में से ऑनलाइन कोर्सेज में भी अभी ये जो आपका वर्कशॉप चल रहा है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग मोटिवेट होकर अपना ऑनलाइन कोर्स भी बनाएंगे, या ऑलरेडी आप अपना ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बनाते हो. उसके बाद आपने अपना कोई वीडियो रिसोर्स बनाकर यूट्यूब पर डाला. यूट्यूब के ऊपर आपने यदि कहीं से प्लेजराइज करके टेक्स्ट डाल दिया या कोई इमेज डाल दी, उसको पकड़ने में टाइम लगता है यूट्यूब पर, या हो सकता है वो ना भी पकड़ा जाए. लेकिन यदि आपने कहीं से म्यूजिक लेके एज बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में डाला है, वो तो अपलोड करते वक्त ही आपको फ्लैग कर देगा. मुझे मालूम नहीं कि आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है. सर इसमें अगर जैसे पीछे भी कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा हो तो वो भी प्लेगरिज्म में मतलब उसमें आ जाता है, यानी कॉपीराइट में आ जाता है. वीडियो अपलोड ही नहीं होगा पहले ही. वीडियो ये या तो वो अपलोड नहीं करेगा, या करेगा तो उसको फ्लैग कर देगा. और 3 बार से ज्यादा यदि आपने उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया, उसको ये लगा कि आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर 3 से ज्यादा है, तो आपका यूट्यूब का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था यूट्यूब का चैनल. वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहीं पर एक 2-3 वर्कशॉप में, जैसे अब ये वर्कशॉप चल रही है और यदि ये ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैंने ऑर्गेनाइजर से बोला कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग दे दो, और वो रिकॉर्डिंग को मैंने उसमें कर दी. तो उसमें एक जगह पे दूसरी पार्टी प्रेजेंटेशन में चल रहा था, वहां पर कुछ म्यूजिक यूज किया था किसी ने, बट यूट्यूब ने उसको कैच कर लिया. एंड देन आई रिप्रेजेंटेड इट that I'm not making any commercial use of it, there is no misuse on my part. And then the YouTube, they examined that video, someone personally, and they reinstated it upon my request to them. So वो काम भी चलता है. यदि किसी ये सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख होगी, ये बड़ा फनी चीज है. सर कुछ पूछना था सर. जैसे कि अभी मैं देख रही थी तो क्या मैं एक इमेज ले रही थी, तो उसमें फिल्टर होता है क्रिएटिव कॉमन्स, और उसमें परमिशन होती है अलाउ टू यूज इस तरह से.
मॉडिफाई, फ्री टू यूज। तो यदि हम उस तरह की लेते हैं तो हम क्यों, हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आएगा ना? नो, कैसे चयन करते हैं इसका क्या we will come to that when we go with open educational resources. ज्यादातर जो लोग पढ़ते हैं, जब आप YouTube की वीडियो के लिए करते हैं तो YouTube के ऊपर ही एक रिसोर्स है जहाँ पर उनके म्यूजिक हैं। के लिए आप वो ले लेते हैं तो देयर विल बी नो अलर्ट or objection from the platform for the using it because that is legally allowed to be used. इन्हीं टॉपिक पे बनाना है। ये जो चल रहा है ये है किस तरीके से ट्यून्स चोरी की जाती हैं। अनु मलिक के ऊपर प्रीतम ब्लेम करते हैं कि अनु मलिक ने मेरी ट्यून चेंज किया, फिर अनु मलिक कहते हैं कि इन्होंने मेरा म्यूजिक चुराया। खुद ये लोग गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, वहाँ का फोक म्यूजिक सुनेंगे, वापस अपने स्टूडियो में आके उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसके ऊपर गाना बना के करोड़ों रुपए कमाएंगे। वो तो ठीक था, लेकिन आप किसी देश का नेशनल एंथम ही चुरा लो। ये जो साइड में ट्वीट पे ये पढ़ो आप, द नेशनल एंथम ट्यून हैड सम फेमिलियरिटी टू द इंडियन सॉन्ग, मेरा मुल्क मेरा देश और इज इट जस्ट माइन। वो कहता है कि ये लोग सॉन्ग तो चुराते थे, वो तो अलग था, ये तो नेशनल एंथम को भी करने लग गए। सो सी द थिंग। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क, ट्रेड सर्विसेज, और यहाँ वो आ जाती है बिलसेरी, बिस्लेरी, समथिंग समथिंग, ऑल दोस, कोका कोला। तो वो आप कोका कोला एक, हाँ एक कोला एक गोला गोला, वो जो दूसरा सी है वो जी जैसा ही दिख रहा है वो। तो व्हाट इज ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क? ये एक ग्राफिकल आइकन होता है जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। इट इज एन आइडेंटिटी। यू सी Volkswagen एंड यू नो दैट नाउ दिस इज द कंपनी। ये पेप्सी का है, ये मैकडोनल्ड का है, ये गूगल का है, ये फायरफॉक्स का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है वगैरह। इट गिव्स immediately when you see it you come to know realize about the company, so it gives you a distinguished means identification for either the good, means whether it is an article, a product like water bottle, or a service like BBC, it is the news service. From it distinguishes from one person to another person, from one industry to another industry. That one बहुत मिसयूज होता है इसका, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। इंडिया के अंदर तो आप लोगों में से शायद किसी के साथ हुआ हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और खाने के अंदर यदि कुछ कहीं से बाल निकल आया, कुछ और निकल आया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप बुला के बैरे को डांटोगे, उसको डांटोगे, वो कहेगा ठीक है सर मैं आपको दूसरी प्लेट दे देता हूँ, और आप खा पी के खुश होकर निकल आते हो। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में वो कहेगा नहीं जी, अब आप, मैंने इसका फोटो ले लिया है, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। और जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के अंदर चलता है उनके अपने इमेज की वजह से। दैट इज वेरी सीरियस, इतना सीरियस मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कितनों ने ये मूवी को देखा होगा, टेनेट, जिसको माइंड बॉगलिंग, वो माइंड फ्रेमिंग वो वाली मूवी बोला जाता था कि दिमाग घूम जाए। इन्होंने अपनी मूवी का जो टाइटल का जो लोगो है उसको चेंज किया था, क्योंकि वो एक बाइसिकल कंपनी के लोगो से मैच कर रहा था। इनको ये डर था कि कहीं वो कंपनी वालों ने आपके मुकदमा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाए। बहुत हैवी कॉस्ट कैन बी देयर with that, because the second E and T of the tenet inverted, they had to change that. ये एक इंडिया का केस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, दो जनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, मेक माई ट्रिप के बारे में और गूगल के बारे में। मेक माई ट्रिप ने ये किया था कि गूगल जो है वो जो उनको कर रहा है, तो booking.com की जो फोटो है ये आपको दिखेगा यहाँ पर, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, और हमारा जो ट्रैफिक है वो उनकी ट्रैफिक के ऊपर जा रहा है, हमारा बिजनेस। हालांकि वो सस्टेन नहीं हो पाया। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली बाय ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग पोर्टल मेक माई ट्रिप, जिन्होंने ये किया था कि उनका ट्रेडमार्क बीइंग इन्फ्रिंज्ड बाय booking.com। वो ये कह रहे थे कि अब थर्ड पैरा पढ़ो, expressed reservation or whether any case for trademark infringement could be made out of it since there is no scope of confusion between the services by MakeMyTrip and Booking.com।
जैसे पीपीटी में ये थोड़ी ना कह दिया कि आप सारी चीज नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। कॉपी में लिख के जाते थे या ब्लैक बोर्ड ये भी एक यूनिक है। तो वो सब करने हम के लोग बजाय बिल्सरी और बिस्लरी क्यों नहीं पढ़ते? PPT पे क्योंकि हम बोतल का डिजाइन देख रहे हैं वहां पर, तो अच्छा है ना, और डिजाइन देख के ग्रीन लेबल है तो उसमें हम आप दिमाग में आ रहा है लिख बिस्लरी ही आ होगा। रही है नहीं आ रही है। So on the basis of shape, configuration, pattern, ornament, composition of line or color apply to any article, डिजाइन करते चाहे वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या दोनों फॉर्म में है, लेकिन और वो कैसे बनाया गया है, मैनुअल है, मैकेनिकल है, केमिकली है, इंडिविजुअली फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में है, करेंगे अपने हिसाब से। फिनिश्ड आर्टिकल तो कैसे आप दिख अपना रहा है, मतलब आप एक तरह का दैट मेक्स। एक मार्केट में आप जाते हो, नील कमल कुर्सी आती है प्लास्टिक की सफेद से कलर के अंदर, वो बड़ी स्टर्डी होती है। सेलो की कॉपी। हाँ, वो सबसे पहले जब वो प्रोडक्ट आया वो बहुत कामयाब हुआ, वो धड़ाधड़ फिर तो उसके वेरिएशंस निकलने शुरू हो गए, हर किसी ने वैसा ही वो देके वो बनाना शुरू कर दिया। ये सब इंडस्ट्रियल डिजाइन, इट गिव्स ए यूनिक आइडेंटिटी टू दैट, so that becomes a very powerful thing. उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द हाईली पायरेटेड एरिया। और हम लोग इतने चालाक थे तो हमारी चालाकी की वजह से कंपनी भी चालाक हो गई। आप में से जिन लोगों ने 1980-90 के आसपास कंप्यूटर्स यूज किया होगा, आप जानते होंगे उन दिनों में कंप्यूटर्स के अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती थी, ए ड्राइव और सी ड्राइव होती थी। आप ए ड्राइव के अंदर फ्लॉपी डालते थे और सी ड्राइव के अंदर आपकी बूटेबल, ऊपर बूटेबल चलती थी, नीचे आपकी डाटा ड्राइव चलती थी, डाटा होता था। उन दिनों में सॉफ्टवेयर फ्लॉपी ड्राइव के अंदर आता था, तो बड़ा इजी होता था। दिलीप जी के पास मान लीजिए विंडोज MS DOS 4 की सीडी थी, तो मैंने उनसे कहा कि जी दे दो, उन्होंने दे दी, मैंने भी कॉपी कर लिया। वो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स बेचारा वहाँ अमेरिका में इंतजार कर रहा गरीबी था। कि कब उनको 100 रुपए मिलेंगे हमारे इस प्रोडक्ट से। वो 100 रुपया उनको कभी नहीं गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर बड़े होने लग गए तो CD रोम आ गया, DVD रोम आ गया, ठीक है, बट कॉपी फिर भी इजी होता था। तो कंपनी को लगा कि नहीं, इनका कुछ करना पड़ेगा। नाउअडेज जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो आपको कोई CD नहीं मिलती, इनबिल्ट आता है, इनबिल्ट OS आता है सर। सब कुछ इनबिल्ट भी हो गया, नॉट ओनली दैट, ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन हो गया। जब आप सॉफ्टवेयर अपना लैपटॉप खरीद के लाते हो तो वो जैसे ही इंटरनेट पे कनेक्ट होता है वो उसको अपग्रेड करने लग जाता है। तो और भी डेंजर है, आप कोई सॉफ्टवेयर पायरेटेड आपने इंस्टॉल कर रखा और आप ऑनलाइन है, बैकग्राउंड में कैश, वो जो कुकीज हैं वो जो जा रही हैं कंपनी को, उसको भी पता लग जाएगा, एंड देन दे कैन जैम योर ऑपरेटर्स। इट हैपेंस, इट कैन बी ट्रैक्ड, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। But here, what is a software program? Is that it is a code developed by the coders, programmers, researchers, which is not usable by second party without the permission. वैसे ये जो स्क्रीन पे फोटो मैंने लगा रखी है, ये हमारा एक मूक था जो हमने यूनेस्को के लिए किया था, जिसके अंदर अभी तक मुझे इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन फ्री मूक के अंदर और अभी तक नजर नहीं आए हैं। द नेम वाज कोऑपरेटिव लर्निंग पेडागोजी। डॉक्टर प्रगट सिंह गारचा हैं, प्रिंसिपल हैं BEd कॉलेज के पंजाब में। वो मेरे स्टूडेंट 4861 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और जिसके अंदर 65 एक्टिव स्टूडेंट्स थे। मीन्स ऐसा भी नहीं था, बहुत सारे लोग मूक में, आपने भी किया होगा, हम एडमिशन ले लेते हैं बट उसके बाद कुछ नहीं करते, वो बस रजिस्ट्रेशन हो गया फिर वो भूल जाते हैं उसके। बट यहाँ पर we created the course in such a way that most of the persons, they were active persons in that. Another term important here is business models. सेम चीज को सर्व कर रहे होंगे बट देयर आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। फॉर एग्जांपल कैब राइडिंग सर्विसेज, ओला भी है, उबर भी है, so they work with their unique business models on that. So this is also protected by law, your business model. कैसे होता है, इनके लिए कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्टी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किसी चीज को बनाने के लिए, फिर सेकंड पार्टी सपोर्टिंग पीपल, दोस्त, एंड देन थर्ड पार्टी। ये जो वर्ड है थर्ड पार्टी, आई थिंक ये सबसे कॉमन सुना हुआ होता है लोगों को, पर्टिकुलरली यदि आपके पास गाड़ी है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब वो खत्म होने लगता है तब आपसे पूछे
कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लीजिए, सस्ता पड़ेगा. PPT बनाने So के लिए because they are not related to, like for example, if you purchase Maruti तो हम चला लेते गाड़ी, हैं। तो पहले साल का इंश्योरेंस तो कंपनी से ही होके आता है आपके. उसके बाद आप फ्री होते हैं, फिर आप कहाँ से कराना चाह रहे हैं, किसको कराना चाह रहे हैं. तो ओरिजिनल कंपनी में जाएंगे या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएंगे वगैरह, उस सेंस में. बट हियर इट इज दैट either in cash or in kind, how do we deal with that? Then we have inventors, either as individual inventor or a group of inventors. If it is a group, then one person will become as lead inventor, and then the work is done with that. Another important term here is NDA, not that political party, but the non-disclosure agreement. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस वर्क के अंदर, कि यदि आप पावर में नहीं है, आप सीट पर भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिजनेस प्रोसेसेस को, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोप्राइटरी, इट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. Even when you are not involved with that, still that cannot share those things, because कंपनी का बिजनेस हार्म होता है, इंटरेस्ट हार्म होता है. लाइसेंसिंग, पर्टिकुलरली लाइक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. आप कोई प्रोडक्ट करते हो तो वो आपको दो तरीके से मिलता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सर हाँ जी. सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी प्रीवियस स्लाइड में आपने बोला डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने हैक कर लिया उसको, किसी पर्सन ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन किसी ने हैक कर लिया उसको, तब उस कंडीशन में क्या होता है? उसमें तो उसकी फॉल्ट नहीं है. नहीं, उसकी फॉल्ट नहीं है. उस केस में उसके ऊपर फिर वो जो हमारे आईटी एक्ट है उसके तहत मुकदमा चलेगा, हैकर यदि पकड़ा जाता है. बट पर्सन का रोल नहीं. देखिए हैकिंग भाई, अब यहाँ से आपने ये क्वेश्चन भी पूछा तो मैं आपको बताता हूँ, ये साइबर सिक्योरिटी का ये इंपॉर्टेंट चीज होता है. चीजें हैक क्यों होती हैं, उसके कई रीजन हैं. वीक पासवर्ड जो कि बहुत कॉमन है. इवन मैंने देखा है कि सीनियर पोजीशन पर बैठे हुए अप टू द लेवल ऑफ, हालांकि वाइस चांसलर्स के पास या तो उतना टाइम नहीं होता या उतनी अकल नहीं होती, मीन्स डोंट माइंड मी सेइंग दैट, बट आई हैव सीन कि महंगी से महंगी मशीन रखते हैं वो अपने पास, अपने रूम में, अपनी टेबल पे, जिसको कभी खुद वो ऑन नहीं करते, या तो नहीं आता हो, बहुत सारों को नहीं आता, तो दूसरे व्यक्ति को फिर वो अपना पासवर्ड शेयर करते हैं, या खुद भी कर रहे हैं. तो वो इतना सिंपल होता है कि आप यदि उनके बारे में उनका प्रोफाइल जनरेट कर लें तो यू कैन क्रैक देयर पासवर्ड. तो एक तो वीक पासवर्ड चीज होती है. दूसरा बड़ा डेंजरस है, दैट इज डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय टू करप्ट द सिस्टम, और वहां से चीजें लीक हो जाती. और बहुत बार ऐसे हुआ है कि जहां पर इनसाइडर्स की वजह से ये चीजें लीक आउट होती हैं. बट देन मींस इन दैट केस देन द लीगल प्रोसीडिंग्स एंड अदर थिंग्स दे कम इनटू प्लेस. Licensing here is something like Maruti Suzuki. The license of Suzuki company has been given to Maruti under the agreement that they will make the automobile here under the license Maruti Suzuki, and that is allowed. या ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कोका कोला, इट इज ए सॉफ्टवेयर ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी. वो जूते नहीं बना रहे हैं, टी शर्ट नहीं बनाते हैं, बट यू गिव द लाइसेंस टू समवन एल्स, थर्ड पार्टी, एंड देन दे गो विद इट. सिमिलरली सॉफ्टवेयर, दो तरीके से आप चीजों को यूज करते हो. आइदर यू परचेज इट एंड इट बिकम्स योर्स, और लाइक जैसे आपने कोई किताब खरीद ली तो वो आपकी हो गई, या फिर आप एक लाइसेंस पे करते हो यूज करने के लिए. वो ये होता है कि आप उसको यूज कर रहे हो, बट यू आर नॉट द ऑनर ऑफ दैट प्रोडक्ट नाउ, बिकॉज यू आर अलाउड टू यूज इट आइदर फॉर ए ड्यूरेशन. इफ इट इज एनुअल लाइसेंस यू यूज इट फॉर विद सर्टेन कंडीशंस. तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसे ही होता है, कई बार परपेचुअल होता है, या टाइम बाउंड होता है, या फिर कंप्लीटली ओन का मतलब ये है जो अभी आगे आएगा. मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद लिया, बट स्टिल यू आर नॉट द ओनर ऑफ इट. माइक्रोसॉफ्ट इज